Hello, are you listening? Good morning. Good morning to all of you. There is a good morning. Good morning. There is a notice for you that this coming Sunday your PT test will be held. So Sunday test will not be taken. संडे को जो टेस्ट होने वाला था वो टेस्ट आपका नहीं होगा due to there is a PT meet and the timing is 11 to 11:40. 11 to 11:40 timing है 9:10 PT meet का. You will inform your parents. अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि 2 तारीख को संडे को 11 से 11:40 के बीच PT meet होगा. That's why संडे be taken. समझ में आया? Is it clear? आवाज नहीं क्लियर है. वॉइस वॉइस इज नॉट क्लियर. अच्छा ओके ओके ओके. भी प्रॉब्लम था. आवाज क्लियर नहीं. हेलो 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 हेलो. अब आ रहा है. अब ठीक है ना. ठीक. हमने ये कहा कि आपके लिए एक नोटिस आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है और संडे का एग्जाम जो है वो नहीं होगा क्योंकि 2 तारीख को पीटी मीट रखा गया है. आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे और टाइमिंग है 11 to 11:40. आपके व्हाट्सएप पे भी हमने भेज दिया है वो नोटिस. यू विल सी इट और पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म कर देंगे टाइमिंग. इज इट क्लियर? हाँ क्लास टीचर ही रहेंगे ना. क्लास टीचर रहेंगे और वो रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे फीडबैक वगैरह पेरेंट्स से जो भी होगा वो सब रिलेटेड. समझे? तो वो 40 मिनट का पीटी मीट होगा. अब हम ये आज तुम्हारा जो क्लास है वो मैं उसी को केमिस्ट्री का क्लास आज कंटिन्यू कर रहा हूँ. बायो आज नहीं ले रहा हूँ. समझे? वो शॉर्ट जो पढ़ाया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. उससे पहले आपका जो कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में उससे रिलेटेड कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे. जैसे एक्सरसाइज में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू है कुछ जो हम पढ़ा चुके हैं उसी से रिलेटेड. ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. इट्स पीएच इज लाइकली टू बी 1, 4, 5, 10. कौन सा आंसर सही होगा? ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. its pH is likely to be 1, 4, 5 and 10. क्या होगा? 10. 10 होगा चूंकि ये बेस है. ब्लू लिटमस को टर्न करता है रेड एसिडिक सॉल्यूशन और रेड लिटमस को टर्न करता है ब्लू बेसिक सॉल्यूशन. तो बेसिक सॉल्यूशन में अगर रेड पेपर डालोगे तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा. तो इसका मतलब कि 7 ऑनवर्ड्स है. मोर देन 7 होगा. तो इसमें मोर देन 7 में 1, 4, 5 में मोर देन 7 10 है. इसलिए योर आंसर विल बी 10. ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग शेल. क्रस्ट एग शेल समझते हो ना? अंडा का जो ऊपर का आउटर कवरिंग होता है वो किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ हाँ. एंड दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ठीक है. ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग शेल to give a gas that turns lime water milky. The solution contains NaCl, LiCl, KCl and HCl. क्या होगा? पहले फिर हाँ पहले हाँ समझ लो अच्छे तरह से. ये क्वेश्चन कर रहा है कि हाँ सही आंसर. ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग शेल्स. ऐसा सॉल्यूशन जो क्रस्ट एग सेल से रिएक्शन करके दैट गिव्स इट गैस एक गैस रिलीज करता है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. तो कौन सा गैस लाइम वाटर को मिल्की करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. यू ऑलरेडी नो. यहाँ पे हाँ. तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले एक क्रस्ट एग जो है वो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और हमने कल बताया है कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो
सॉल्ट बनाता है और CO2 गैस निकलता है, और CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड नमक है, ये उसका सोल्यूशन नहीं होगा। LiCl भी मेटल क्लोराइड, ये भी सॉल्ट हो गया। KCl इट इज ऑल्सो सॉल्ट। HCl एसिड है, तो एसिड के साथ रिएक्शन किया, समझ गए? आंसर, योर आंसर इज HCl। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है यूनिटरी मेथड से, जैसे एक एक मैथ में पढ़ते होगे यूनिटरी मेथड, तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि 10 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH is found to be completely neutralized by 8 milliliter of a HCl solution। समझे? कह रहा है 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is completely neutralized by 8 milliliter of a given solution of HCl। ठीक? If we take 20 milliliter of the same solution of NaOH, कह रहा है कि 10 मिलीलीटर NaOH से न्यूट्रलाइज होता है 8 मिलीलीटर ऑफ HCl। अगर तुम 20 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो the amount of solution required to neutralize will be 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। कौन सा होगा? हाँ, 16 ml। ये तो यूनिटरी मेथड से निकाल दिए। नहीं, 10 ml में 8 मिलीलीटर न्यूट्रलाइज करता है, तो 20 में 16 हो गया। जैसे तुम नाइन्थ में सोलुबिलिटी में पढ़े थे कि अगर किसी सॉल्ट का सोलुबिलिटी 393 केल्विन पे 62 ग्राम है ना, किसी सॉल्ट की सोलुबिलिटी 393 केल्विन एक सर्टेन टेम्परेचर पे 62 ग्राम है, तो उसकी सोलुबिलिटी 50 ग्राम सॉल्वेंट के साथ क्या होगा? तो उस टाइम सोलुबिलिटी का डेफिनेशन याद रखना पड़ा था, क्या? कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यही ना था सोलुबिलिटी का डेफिनेशन, कि जो सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना डिजोल्व होता है उसको उसका सोलुबिलिटी कहते हैं। तो वहां पे दिया हुआ था कि इस सॉल्ट का सोलुबिलिटी 62 ग्राम है, तो 50 ग्राम सॉल्वेंट में उसकी सोलुबिलिटी क्या होगी? ये क्या होगी? हाँ, वेरी गुड, यही चीज ना। ये सब देखो बहुत छोटी चीजें, और जब तुम कभी एग्जाम में दो बैठोगे, कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, तो वो नहीं देखा जाता है कि नाइन्थ में क्या सीखे, 10 में सब कुछ फ्रॉम बिगिनिंग 7 8 9 सब कुछ जानना चाहिए, एवरीथिंग याद रहना चाहिए। तो ये सोलुबिलिटी वही सेम क्वेश्चन था यूनिटरी मेथड से, कि 10 ml में 8 ml यूटिलाइज करता है, तो 20 में कितना? जस्ट 16 हो गया यूनिटरी मेथड। अब देखो यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन जानते हो, डाइजेशन को नहीं जो करता है, उल्टा है। डाइजेशन का उल्टा इनडाइजेशन होता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड। कौन? एंटासिड। जो एंटासिड मतलब एसिड का उल्टा। अगर एसिडिटी हो गया तो हम बेस यूज करते हैं, एंटासिड इज द बेस, एसिड का उल्टा बेस हो गया, तो दैट मेडिसिन इज नोन एज एंटासिड। अब देखो इसमें जो टर्म यूज हुआ है उसको भी तुम समझ लो, क्योंकि बहुत सारा जो बैक्टीरिया को किल करता है जो मेडिसिन, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे तुम्हें कभी दर्द होने लगता है दांत में, कभी हाथ कट जाता है या कुछ होता है, या फीवर आ जाता है कहीं इन्फेक्शन से, तो तुरंत डॉक्टर क्या कहता है? एंटीबायोटिक ले लो, बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक ले लो, कि हाँ, या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एजिथ्रल है, या कोई ऐसा कोई, सब में हाँ बैक्टीरिया को किल करता है, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है। एनाल्जेसिक जो पेन को किल करता है, जो दर्द को, है ना, एनाल्जेसिक किसको करता है? पेन को रोकता है ना? हाँ, पेन किलर उसको बोलते हैं, राइट। और एंटासिड हो गया जो इंडाइजेशन को रोके, और एंटीसेप्टिक जो सेप्टिक को रोकता है। जैसे कहीं पे कट गया, कोई जंग लगा हुआ कोई चीज है, तो तुरंत तुम क्या देते हो? टेटवैक का इंजेक्शन दिलाते हो ना, तो एंटीसेप्टिक को रोकने के लिए। तो ये सब दवा सबका नाम है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब हम कुछ आपसे जो जितना पढ़ाया है इक्वेशन, उससे रिलेटेड आपसे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। पहला देखो, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्टिंग टेकिंग प्लेस। वर्ड में दिया हुआ है और उसको तुम्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है।
देखिए हम लिख रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या होगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ बताओ। प्लस जेड एन प्लस, हम हाँ जो हम, ये जो तुम्हारा पहला इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया है, उसको कन्वर्ट करना है आपको इक्वेशन में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल, रिएक्शन कंप्लीट। तो देख रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। जेड जिंक मेटल, रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन किया, डाइल्यूट H2SO4, तो जिंक सल्फेट सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, पहला इक्वेशन। दूसरा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम के रिबन के साथ आपका HCl रिएक्ट करता है, देन विच सॉल्ट विल बी फॉर्म, विच गैस विल बी रिलीज, MgCl2 plus H2, very good. नेक्स्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ अल्मोनियम पाउडर, एल पाउडर के साथ H2SO4, क्या बनेगा, विच सॉल्ट विल बी फॉर्म, हाँ यस वेरी गुड, अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, अल्मोनियम सल्फेट प्लस H2। देखो, जो बच्चे फॉर्मूला सही से जानेंगे और तो करेक्ट लिखेंगे, उनको फुल मार्क्स मिलेगा। नहीं तो जो नहीं दूर भागते हैं, अभी भी फॉर्मूला नाइन्थ में कितना हमने कोशिश किया, सी में तो इम्प्रूव भी किया, जी में बहुत सारे बच्चे को याद कराते कराते थक गए, लेकिन नहीं किया। तो तुम लोग जो बना रहे हो, ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल है, अदरवाइज जो नहीं जा समझेगा तो फिर वीक रह जाएगा केमिस्ट्री। ये हो गया तुम्हारा। बैलेंस नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू बैलेंस इट, आप खुद उसको बैलेंस कर लेंगे। लास्ट है डी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स का Fe, और रिएक्ट किया किससे, HCl से, तो क्या बन गया, Fe, हाँ H2O नहीं, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा तब H2O, मेट, हाँ जब मेटल रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन का, रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन। और एक चीज और, मेटलर्जी में रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स है, हाइड्रोजन के नीचे जैसे CuHg Ag Au Pt, हाइड्रोजन के नीचे रिएक्टिव मेटल जो नोबल मेटल है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं देता है, समझे? वो एसिड के साथ रिएक्शन करके दैट डज नॉट गिव हाइड्रोजन। जैसे देखो कॉपर है, Cu हाइड्रोजन के नीचे है, अब तुम से पूछते कि Cu प्लस H2SO4 ये रिएक्शन करेगा तो तुरंत तुम क्या कर दोगे, CuSO4 प्लस H2, नो इट इज रॉन्ग, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। ये नोबल मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं देता, ये सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, ये बना देता है CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। यहाँ देखो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे अब हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा, कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्शन करेगा तो इट विल नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, वो नाइट्रोजन का डिफरेंट ऑक्साइड बना देगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के ऊपर जो रिएक्टिव मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन करके या HNO3 के साथ रिएक्शन करके दैट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे है, जैसे देखो KNaCa MgAl ZnFeSnPbH2, H2 के बाद आता है CuHgAuPt। तो हाइड्रोजन के नीचे जो रिएक्ट, देखना बुक में है दिया हुआ, नहीं होगा तो हम रिएक्टिविटी सीरीज आपको असाइनमेंट में भेजेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिस टाइम हमने पढ़ाया था, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना चाहिए था, और उसका किसी किसी बुक में पोएम बना करके भी याद रखने का तरीका बताया है, जो हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, कह रहा है कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो contain हाइड्रोजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का
C2H5OH होता है ना, इथेनॉल का C2H5OH, मिथेनॉल का CH3OH, मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, इथाइल अल्कोहल होता है C2H5। और ध्यान रखना, अभी जब कार्बोनेट्स कंपाउंड तो बहुत सारा खत्म कर दिया, नहीं तो वहां पे तुमको हम बताते कि इथेनॉल का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज। और मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है, इथाइल अल्कोहल पॉइजनस नहीं होता है। इथाइल अल्कोहल को कफ वगैरह, कफ सिरप, वाइन, ये सब बनाने में यूज किया जाता है। बहुत सारा इंडस्ट्रीज में इथेनॉल का यूज होता है। पेट्रोल के जगह पे भी इथेनॉल को गाड़ी, व्हीकल्स में यूज करते हैं एज ए फ्यूल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड, जैसे तुमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था एसिड का, कि द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन वाटर इज नोन एज एसिड, या द सब्सटेंस विच हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज नोन एज एन एसिड। वो कंपाउंड जिसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है उसे भी हम एसिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कॉन्टेन हाइड्रोजन। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, उसमें भी हाइड्रोजन है। और इथेनॉल C2H5OH, उसमें भी इथेनॉल है। तो क्या इसे हम आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, इसे हम एसिड के कैटेगरी में रखेंगे? अगर नहीं रखेंगे तो क्यों नहीं रखेंगे? यस। और इट ऑल्सो डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक तो हो गया कि इट विल नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर, एंड द नेक्स्ट इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। करा एक्टिविटी शो करके। तो एक्टिविटी में क्या होगा कि यू विल टेक ए बीकर एंड यू विल सेट ए बल्ब, बैटरी, etc, एंड इफ इट इज द प्योर वाटर देन बल्ब विल नॉट ग्लो। अगर प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर है, स्विच ऑन करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। उसके बाद तुम उसमें फ्यू ड्रॉप्स एसिड डाल के देखो, कोई दूसरा एसिड। जैसे ही डालोगे, एसिड डालो या कोई सॉल्ट डालो या बेस डालो, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हाट विल हैपन, द बल्ब विल ग्लो, आयंस का एक्सचेंज होगा और बल्ब जलने लगेगा। लेकिन जब तुम ग्लूकोज उसमें डालोगे या इथेनॉल डालोगे तो वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है या आयंस नहीं बना रहा है। दैट इज वाई it is not an acid. All the compound which contains hydrogen is not an acid. Only that substance which produce H plus ion in water or that will conduct। हाँ, अब यहाँ पे कहोगे कि सिर्फ एसिड तो कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आपको दिखाना होगा एक्टिविटी में कि अगर हम उसको बल्ब वगैरह फिट करके और इसमें जब डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि बल्ब नहीं जलता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन एसिड। समझे? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? हाँ। हाँ। अब कह रहा है कि कभी कभी तुम देखा होगा, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में ये जो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है। लिटमस पेपर अगर भींगा हुआ है ना, भींगा हुआ है, वो एक्टिविटी एक है, इसमें HCl गैस निकल रहा है। और HCl गैस जो है वो मॉइस्ट है, मतलब वो ड्राई है, सूखा। किसी कंटेनर में हम एक केमिकल्स रखते हैं और उससे HCl गैस निकल रहा है, और उसके सामने हम ड्राई लिटमस पेपर डाल रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर, तो देखोगे वो रेड नहीं चेंज होगा। लेकिन उसको अगर थोड़ा सा भिंगा दो, थोड़ा सा पानी में भिंगा के उसके नजदीक लाओगे, देन विल इट विल टर्न टू रेड। तब वो लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट होगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि एसिड जो है ड्राई कंडीशन में, एसिड डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब वाटर के साथ ही हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन होगा, जब तक वो हाइड्रोनियम आयन नॉट प्रोड्यूस, दैट विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। इज इट क्लियर? समझ रहे हो? हाँ। हाँ। अब है, five solutions have been given to you, A, B, C, D, E, when tested with universal indicator, showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9। चार वो pH वैल्यू जानते हो। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो स्ट्रेंथ बताता है, किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताता है। और लिटमस पेपर क्या बताता है? दैट ओनली शोज द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल कैरेक्टर ओनली। वो स्ट्रेंथ बताता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर।
तो 4, 1, 11, 7 एंड 9 दिया हुआ है पीएच वैल्यू। इसमें से न्यूट्रल कौन है? पहला क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, न्यूट्रल कौन है? 7, पहला हो गया। दूसरा है स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन है? 4, 1, 11, 7, 9, 11। गुड, ठीक है, नाइस। स्ट्रांगली एसिडिक कौन है? 1, ठीक है। वीकली एसिडिक कौन है? 4, 4 लेस देन 7 में जो सबसे ज्यादा होगा, लेस देन 7 में। वीकली अल्कलाइन में, वीकली अल्कलाइन 9 हो गया। अब मोस्ट अल्कलाइन होता तब इसमें जो दिया हुआ था पीएच 11 होता, राइट। तो हाँ, अब इसमें आप कभी कभी तुम ये जो जानते हो, जैसे हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ बताया था ना, उसमें ये बताया था कि जब वो किसी पॉन्ड्स में या सॉइल का पीएच वैल्यू रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू एसिड रेन, तो व्हाट द फार्मर्स डू, या जो मछली पालता है वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू, रिमेडी क्या करता है उस टाइम? एसिड रेन की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं करता है, या फर्टिलिटी सॉइल की डैमेज हो जाती है। एट दैट टाइम व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, किसान हो या जो मछ, यस वेरी गुड, यूज ऑफ क्विक लाइम। वो क्रश करके क्विक लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट को क्रश करके दैट मिक्स इन द वाटर एंड दे मिक्स इन द सॉइल, दैट्स व्हाई इट्स पीएच रिड्यूस। पीएच जो है वो नहीं इंक्रीज कर जाता है, और एक सर्टेन पीएच हो जाने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और एक्वेटिक लाइफ जो है दैट सर्वाइव, और एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करने लगता है। उसी तरह एक क्वेश्चन है कि जब वो देखते होगे किसी फंक्शन में मिल्क वगैरह बहुत ज्यादा ले लेते हैं, 10 केजी 20 केजी मिल्क ले लिया, और लेने के बाद तुम्हें डर रहता है कि फर्मेंटेशन हो जाएगा, दूध फट जाएगा, तो वैसे केस में व्हाट डू यू डू? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6, ठीक है, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6, अगर इसका पीएच जो कम जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, तो रिड्यूस करेगा तो क्या होगा? दैट विल कन्वर्ट इनटू कर्ड, अल्कोहल का फॉर्म या एसिड फॉर्म करेगा, एसिड लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा, तभी वो फटता है ना, फर्मेंटेशन होता है। और मिल्क को हम फर्मेंटेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन इट? देखा होगा तुम घर में भी यूज किया। हाँ यस, देखो वो तुम ये लोग जानती है, घर में यूज होता है किचन वगैरह में, इसलिए शी नोज इट, वो जानती है। मिल्क में बेकिंग सोडा मिला देते हैं। अगर 2-3 दिन का दूध अगर आ गया, वो रखा हुआ है, और वो फट न जाए, फट जाएगा इसलिए कि वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो पीएच वैल्यू रिड्यूस कर जाएगा। और वो फटने के बाद ही तो मिठाई वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, वो छेना वाला मिठाई वगैरह, उजला रसगुल्ला वाला बनाते हैं, तो वो फर्मेंटेशन न करे उसके लिए हम क्या करते हैं उसमें? हम ये करते हैं कि पीएच वैल्यू रिड्यूस कर जाएगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा, इसलिए उसमें हम माइल्ड बेसेस मिला देते हैं। और क्या मिलाते हैं ताकि वो फर्मेंटेशन रुक जाए? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अभी वो बताए, है ना, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड इन इट। ये सब है तुम्हारा पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दैट इज वेरी। A milkman adds a very small amount of baking soda to a fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? And why does the milk take a long time to set as curd? ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू विल सॉल्व इट। अब हम आ जाते हैं तुम्हारे नेक्स्ट इस पे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में हम आगे थे, ब्लीचिंग पाउडर पे आए थे, लेकिन उससे पहले अगेन हम रिपीट कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिसिस हमने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हम आपको रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिएगा, NaOH प्लस HCl, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर इसी को हम उलट दें, हाँ ये रिएक्टेंट हो गया, NaOH प्लस HCl, ये रिएक्टेंट हो गया।
प्रोडक्ट हो गया हमारा NaCl प्लस H2, salt and water का फॉर्मेशन किया. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद द बेस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेकिन किसी सॉल्ट को जब जैसे उधर वाला प्रोडक्ट को इधर ले आया NaCl प्लस H2, जो प्रोडक्ट है उसको हम रिएक्टेंट बना दिया. अब ये वाटर में डिजोल्व होकर के दैट विल गिव द एसिड एंड बेस. तो ये बना देगा क्या, NaOH प्लस HCl. यही ना बोले थे कि न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा हाइड्रोलिसिस होता है. दिस इज द रिवर्स. दिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अब वो प्रोडक्ट इधर आ गया तो वो हो गया तुम्हारा जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट हो गया. तो दिस इज, अब हमने क्या बताया था कि सॉल्ट इफ इट इज फॉर्म बाय, अगर कोई सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनेगा तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा दैट विल बी न्यूट्रल. न्यूट्रल होगा. अगर कोई पूछे तुमसे कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 10 होगा, क्या होगा आंसर? 7. समझ गए? समझ गए कि अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल इन नेचर. तो न्यूट्रल होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा. इज इट क्लियर? हाँ. अगर कोई सॉल्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हो तो वैसा सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, दैट विल बी एसिडिक. दैट विल बी एसिडिक. जैसे देखो यहाँ पे, हाँ जैसे देखो यहाँ पे हम NH4Cl प्लस H2O, NH4Cl प्लस H2O ये बना देगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. बना ना, NH4OH प्लस H2O. यह तब बन गया ये NH4OH प्लस HCl. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड में मिनरल एसिड हो गया HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक बेस है. तो वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक. तो एसिडिक हो गया. इस तरह से तुमको तीन चार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से, या अमोनियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ विच एसिड एंड विच बेस. तो तुम उसमें लिखोगे NH4OH और HCl. व्हाट इज द पीएच ऑफ इट, इसका पीएच क्या होगा, हाँ इसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7. ठीक है, लेस देन 7 हो गया. अब कभी कभी आपको उसका अपोजिट पूछ सकता है. अब जैसे हम पूछे आपसे सोडियम एसीटेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट, CH3CeON, ये सोडियम एसीटेट हो गया. ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाँ कौन सा एसिड और बेस बनाएगा बताओ, CH3COH प्लस NaOH, राइट, NaOH. तो यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है. तो ये इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा. तो इसका पीएच मोर देन 7 हो जाएगा. तो ऐसा हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है. तो उसमें 4 बता चुके हैं, हम एक्सप्लेन किए हुए थे. फिर हम चूंकि एसिड बेस का प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था तो सॉल्ट का प्रिपरेशन भी हो गया, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस भी हमने एक बार फिर रिवाइज कर दिया. तो इसमें क्या क्या हो गया कि व्हेन ए सॉल्ट इज फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स विल बी न्यूट्रल, इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल. If it is made up of a strong base and weak acid, it will be basic in nature. If it is made up of a strong acid and weak base, then it will be acidic in nature. और अगर दोनों weak है, if the salt is formed by weak acid and weak base, then क्या होगा, its aqueous solution will be neutral in nature. दोनों स्ट्रॉन्ग है तब भी न्यूट्रल, दोनों वीक है तब भी न्यूट्रल. अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो उसका वो कैरेक्टर शो करेगा. जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा तो एसिडिक हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एसिड वीक होगा तो बेसिक हो जाएगा. तो इस तरह से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड
ये चूंकि वाटर सोल्यूबल बेस अल्कली कहलाता है, इसलिए वाटर सोल्यूबल बेस इज अल्कली एंड दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेसिस में आता है, अल्कली इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक चीज क्या समझे कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। सही है? एम आई राइट? हाँ, ऑल अल्कलीज आर बेसिस। जितना अल्कलीज है सब बेस हो सकता है, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। क्यों? क्योंकि सभी बेस जो है वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। कभी कभी ट्रू फॉल्स। हाँ, इज इट क्लियर? तो ये आप समझ गए। इज इट क्लियर? अब आ जाइए। हाँ, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में मेन आपका ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग। एक सॉल्ट का प्रिपरेशन तो हमेशा पूछा जाता है, समझे? तो उसमें से हमने ब्लीचिंग पाउडर का आपसे आपको बताया था ना। ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या बताया था कि व्हेन CO2 इज पास्ड इन द स्लैक लाइन, क्या बताए थे? याद है? ब्लीचिंग पाउडर का क्या बताए थे? बताओ। हाँ हाँ, राइट। क्लोरीन पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो वो लाइम वाटर टेस्ट हो जाएगा। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ऑन द स्लैग लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब पास करते हैं तो क्या होता है? दैट दैट गिव द ब्लीचिंग पाउडर और CaOCl होल Cl एंड वाटर इज फॉर्म। रिएक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द रिएक्शन? CaOH होल 2, ये लाइम वाटर हो गया, प्लस विच गैस इज पास? क्लोरीन गैस इज पास, देन इट विल फॉर्म CaOCl2 प्लस H2O। ये रिएक्शन हो गया। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। याद रखना इक्वेशन जरूरी। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन क्या है कि व्हेन Cl2 is passed on the slacked line, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। ब्लीचिंग पाउडर का दोनों फॉर्मूला होता है, CaOCl होल Cl भी और CaOCl2। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो तुम जानते हो कि येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर। केमिकल प्रॉपर्टीज में तीन प्रॉपर्टीज है। एक तो है कि अगर इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, if CO2 is kept in the atmosphere freely, then which gas will be released? एटमॉस्फेयर, क्लोरीन गैस। इसीलिए उसका स्मेल क्लोरीन जैसा होता है। उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? CaOCl2 कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? CaCO3 प्लस Cl2। यही रिएक्शन होता है। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन bleaching powder is kept in the atmosphere, then what will happen? It will react with the CO2 and that will form insoluble calcium carbonate and chlorine gas is released। और उसी क्लोरीन गैस का जो स्मेल तुम्हें मिलता है, जिसके वजह से जो जर्म्स होता है, आसपास का जो जर्म्स है, दैट इज किल्ड। और इस एजेंट को इसीलिए क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टिंग एजेंट। डिसइंफेक्टिंग मतलब होता है द केमिकल्स विच किल्स द जर्म्स, द किल्स द। हाँ, वो अगर इंसेक्ट को मारता है तो इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। और जर्म्स में सब आ जाता है, बहुत सारा छोटा छोटा बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, सबको जर्म्स में, इंसेक्ट भी आ जाएगा, जर्मिसाइड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसमें एक टर्म यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टिंग एजेंट। समझे? डिसइंफेक्टिंग एजेंट। हाँ हाँ। और एक डिलिक्विसेंट एजेंट बोला जाता है। NaOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है डिलिक्विसेंट एजेंट। डिलिक्विसेंट का टर्म जानते हो? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलिक्विसेंट? जो केमिकल्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, द केमिकल्स विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, समझे? दैट इज नोन एज डिलिक्विसेंट एजेंट। DELIQUSCENT, डिलिक्विसेंट एजेंट, है ना? जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे उसको डिलिक्विसेंट एजेंट बोला जाता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जानते हो? कुछ टर्म्स इसमें आएगा सॉल्ट में। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, जैसे छोड़ दो एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। जैसे नमक है, नमक को ही रेनी सीजन में बाहर छोड़ दो तो कैसा हो जाता है? वेट हो जाता है, भींगा हो जाता है। देखे हो? हैव यू सीन इट? तो वो नेचर को क्या बोलते हैं?
हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, HYGROS, हाँ हाँ, तो मॉइस्चर को जो एब्सॉर्ब कर ले तो उसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर या डिलिक्वेसेंट एजेंट भी। तो ये तुम्हारा डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। ये कौन, ये जो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है दैट इज डिसइंफेक्टिंग एजेंट। तो एक हो गया एटमॉस्फेयर के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, जैसे CaOCl2, और HCl के साथ रिएक्शन करेगा, विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, CaCl2 सॉल्ट बनाएगा प्लस H2O प्लस विच गैस विल बी रिलीज, हाँ फिर ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस, ये ब्लीचिंग पाउडर अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस Cl2 गैस विल बी रिलीज। इज इट क्लियर? अच्छा, पहले किसी बच्चों को प्रॉब्लम था 10G के बच्चों को कि बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं, अब उसको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा उसको, क्योंकि इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का हाँ प्रिपरेशन हो गया, यूज बता ही चुके हैं। अब सुनो, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे फिर अगेन बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम एंड ये 4 सॉल्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का, जो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम ऑलरेडी वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, और जितना सॉल्ट हमने आपको भेजा है वो सबका केमिकल नेम, फॉर्मूला, ये सब लर्न कर लीजिएगा। और आज मैं क्लास अपना खत्म करता हूँ।